बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैप्टर 2 द आर्यन एरा है और जो एसएलओ आज हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रेस अलेक्जेंडर्स एक्सपीडिशन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी एक्सपीडिशंस देखेंगे, उसकी मुहिमात नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में और साथ साथ उसके हिंदुस्तान पर क्या इम्पैक्ट थे उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अलेक्जेंडर के बारे में देखते हैं। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। Alexander, the son of Philip of Macedonia, is considered one of the great conqueror of ancient world. Alexander या फिर सिकंदर आज़म को कदीम दुनिया का अजीम कॉन्क्वेयर माना जाता है क्योंकि उसने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को फतह किया था। He ascended the throne at the age of 20 in 335 BC. 335 BC में उसने अपने एरिया के जो मैकेडोनिया से वो ताल्लुक़ रखता था वहाँ पर 20 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। He was 20 when he conquered or when he ascended the throne of Macedonia. Alexander, who was fired by an ambition to become the world conqueror, gathered a large army and started his conquest in 334 BC. अलेक्जेंडर का ख्वाब था कि वो दुनिया के एक बड़े हिस्से को फतह करे। इसके लिए उसने एक बड़ी आर्मी तैयार की और 334 कबल मसीह में 334 BC में उसने दुनिया फतह करना शुरू की। After consolidating his position by conquering neighboring powers, he became busy in waging war with Persia between 334 and 330 BC. अपने इलाके के जिस एरिया का वो खुद बादशाह था या जिस एरिया को वो रूल कर रहा था उसकी इर्द गिर्द की नेबरिंग कंट्रीज़ को सबसे पहले उसने फतह किया और उसके बाद वो कहाँ पर आया, पर्शिया के इलाके में आया और यहाँ पर जो रूल कर रही थी पार्टीज़ उनके साथ इसकी जंगें शुरू हुई जो कि 334 से 330 BC तक रही। एंड कॉन्क्वर्ड एशिया माइनर, सीरिया एंड इजिप्ट। और उसके बाद उसने क्या किया, इस वॉर का नतीजा क्या निकला कि उसने कौन कौन से इलाकों को फतह किया। एशिया का कुछ हिस्सा, सब कॉन्टिनेंट एशिया है उसका कुछ हिस्सा, उसके साथ साथ सीरिया और इजिप्ट के इलाके इसके अंडर आ गए। तो ये इसके बारे में आप देखें, शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। ये आपके सामने एक पोर्ट्रेट है अलेक्जेंडर का। इसके बाद देखते हैं उसका हिंदुस्तान में आना। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया। आफ्टर कॉन्क्वेरिंग पर्शिया, अलेक्जेंडर टर्न टू इंडिया एंड एंटर द सब कॉन्टिनेंट थ्रू अफगानिस्तान। पर्शिया के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट क्या था? पर्शिया के बाद नेक्स्ट टारगेट था इंडिया। और वो इंडिया किस रास्ते से आया? अफगानिस्तान के रास्ते से उसने इंडिया को फतह किया। Alexander, while conquering subsequent territories, went to Taxila. The ruler of Taxila, Ambhi, became his subordinate. इंडिया आने के बाद सबसे पहला इलाका जो उसने फतह किया वो कौन सा था? It was टैक्सिला। टैक्सिला जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, गंधारा सिविलाइजेशन का सेंट्रल पॉइंट था, उसका कैपिटल था। उसने सबसे पहले उसको फतह किया और उस टाइम उसका रूलर कौन था? अम्भी। वहाँ पे एक अम्भी नाम का बादशाह वहाँ पे रूल कर रहा था। तो वो जब उसने इस इलाके को फतह किया तो वो उसका सबऑर्डिनेट बन गया, उसके अंडर आ गया। हाउएवर पुरुषोत्तमा और पोरस, पुरुषोत्तमा जिसको पोरस, राजा पोरस के नाम से भी जाना जाता है, द रूलर ऑफ द टेरिटरी ऑफ जेलम, अपोज अलेक्जेंडर इन द बैटल ऑफ हेडेस्पिस। जब जंग हेडेस्पिस हुई किसके दरमियान? इसके बाद इसकी सेकंड पॉइंट कौन सा था, कहाँ पर आया ये? जेहलम। जेहलम के इलाके की तरफ इसने मूव किया और यहाँ पर क्या हुआ? अ वॉर वॉज फाउट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड राजा पोरस। इनके दरमियान ये दरिया जेहलम के किनारे
In this battle, Purushotama was defeated by stratagem, but in the end, Alexander recognized the bravery and valor of Purushotama returned to the territory to him. जब इन दोनों के दरमियान जंग हुई तो ये जंग कौन जीता? Alexander won this war, but he was inspired by the bravery of राजा पोरस. जब अलेक्जेंडर और राजा पोरस के दरमियान झेलम के किनारे जंग हुई तो उस मौके पर राजा पोरस जो था वो हार गया, लेकिन ऐसे मौके पर अलेक्जेंडर ने जब राजा पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो इसके जवाब में राजा पोरस ने कहा वही सलूक किया जाए जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है. और अलेक्जेंडर ऐसे मौके पर उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और उसने उसका एरिया उसको वापस कर दिया. पुरुषोत्तमा अपीयर्स टू हैव एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ अलेक्जेंडर. और ऐसे मौके पर जब वो जीत चुका था, अलेक्जेंडर जीत चुका था, अलेक्जेंडर ने अपना इलाका पुरुषोत्तमा को वापस किया, तो पुरुषोत्तमा ने उसकी लॉर्डशिप को या उसकी बड़ाई को भी एक्सेप्ट किया, उसकी हुकूमत को एक्सेप्ट किया. कमेमोरेटिंग हिज विक्ट्री, अलेक्जेंडर बिल्ड द सिटीज ऑफ बोकेफाला एंड निकाला नियर द झेलम रिवर. लेकिन इस पर भी अलेक्जेंडर ने अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए झेलम रिवर के नज़दीक 2 इलाके बनाए. बोकेफाला और निकाला के नाम से. किस जगह पे ये 2 इलाके बनाए? झेलम रिवर के नज़दीक. इसकी दूसरी एक्सपीडिशन यहाँ पर थी. पहले आपने देखा टेक्सला थी, दूसरी इसकी झेलम के पास. उसके बाद देन अलेक्जेंडर देन क्रॉस द चिनाब एंड डिफीटेड द ट्राइब्स लिविंग बिटवीन द चिनाब एंड रावी. उसके बाद अलेक्जेंडर किस तरफ बढ़ा? ही मूव टूवर्ड्स चिनाब. चिनाब के इलाके में जो ट्राइब्स रह रहे थे चिनाब और रावी के दरमियान में, उनको उसने शिकस्त दी और इन इलाकों पर वो काबिज हुआ. द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर रिवोल्टेड व्हेन आस्क्ड टू क्रॉस द बियास एंड एज अलेक्जेंडर फेल्ड टू कन्विंस देम ही ऑर्डर्ड रिट्रीट ऑफ आर्मी इन 326 BC. इसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट ये था, और उसके बाद चिनाब से जब वो आगे ब्यास की तरफ बढ़ा तो ऐसे मौके पर अलेक्जेंडर की आर्मी ने उसके खिलाफ बगावत खड़ी कर दी और वो उसके साथ आगे जाने पर राज़ी नहीं थे. तो ऐसे मौके पर अलेक्जेंडर ने उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, अपने साथ जाने के लिए मनाया, लेकिन वो लोग नहीं माने. और अलेक्जेंडर ने फिर क्या हुक्म दिया कि हम यहाँ से वापस जाएंगे, और उसकी आर्मी 326 BC में यहाँ से वापस हो गई. आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग 12 ह्यूज आल्टर्स ऑन द रिवर ब्यास. यहाँ पर ब्यास पर, रिवर ब्यास के किनारे 12 आल्टर्स जो थी, आल्टर्स किसे कहते हैं? कुर्बान गाह को. 12 कुर्बान गाहें यहाँ पर अलेक्जेंडर ने बनाई और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस हुए. ऑन द वे बैक अलेक्जेंडर हैड टू फेस द अपोजिशन ऑफ मैनी हिल ट्राइब्स एंड डाइड एट द एज ऑफ 33 इन 323 BC. और जब वो लोग ये 12 कुर्बान गाहें बनाने के बाद जब वापस अपने रास्ते पर आए, तो जिस रास्ते पर वो आए वहाँ पर उनको ट्राइब्स के जो लोग थे, जो कबीले के लोग थे, वहाँ पर उनको मिले, उनके खिलाफ उनके दरमियान झड़पें हुई, उनके दरमियान जंगें हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि 33 साल की उम्र में 323 BC में कबल मसीह में बेबीलोन के किनारे नज़दीक, बगदाद के इलाके बेबीलोन के नज़दीक अलेक्जेंडर वफात पाया. His sudden death was followed by confusion and partition of Greek Empire in 321 BC. और इसका नतीजा क्या निकला कि जो ग्रीक एम्पायर जिसका था, जिसका वो खुद बादशाह था, जिसका अपना एम्पायर था, वो भी हिस्सों में बट गया 321 में. एंड हिज पावर ऑन द इंडियन सॉइल वाज शैटर्ड टू पीसेस. और हिंदुस्तान में जो उसने अपनी एक हुकूमत बनाई थी वो भी टुकड़ों में बट गई. ये आपने देखा कि किस तरह से अलेक्जेंडर पर्शिया से होता हुआ अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया आया. इंडिया आने के बाद उसने यहाँ के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों को कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले टेक्सला को कब्ज़ा किया, फिर झेलम पर उसकी जंग हुई राजा पोरस के साथ, और झेलम पर जंग के बाद उसने राजा पोरस को उसका इलाका वापस करते हुए वहाँ पे अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए 2 नए इलाके वहाँ पर बनाए, 2 नए शहर आबाद किए, बोकेफाला और निकाला के नाम से. और उसके बाद वो चिनाब की तरफ आया. चिनाब और रावी के दरमियान जो ट्राइब्स थे उनको उसने शिकस्त दी और फिर वो वहाँ से होता हुआ ब्यास की तरफ आया. लेकिन ब्यास पर आने के बाद उसकी अपनी आर्मी ने उसे धोखा दिया और उसको वहाँ से वापस होना पड़ा. वापसी के दौरान उसने वहाँ पर 12 कुर्बान गाहें तामीर की, और वापसी के ही दौरान वहाँ पर मौजूद अलेक्जेंडर और पहाड़ी कबीलों के दरमियान जंगें हुई, झड़पें हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि 33 साल की उम्र में अलेक्जेंडर वफात पा गया. और उसके साथ ही उसका ग्रीक एम्पायर भी बिखर गया और हिंदुस्तान में जो उसने अपनी एक ताकत बनाई थी वो भी ख़त्म हो गई. नाउ सी द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजन
on Indian people. His stay in India was only for 19 months. हिंदुस्तान में कितने टाइम रहा? Only 19 months. सिर्फ 19 महीने यहाँ पर अलेक्जेंडर ने स्टे किया, which was spent in fighting or planning to fight, जो कि सिर्फ जंगें लड़ते हुए और जंगों की प्लानिंग करते हुए ही गुजर गए. Thought though there was no significant direct impact on his conquest, but indirectly it opened up contact between East and West culturally and promoted trade contacts by opening up a communication network. इन जंगों का या अलेक्जेंडर का हिंदुस्तान में आने का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, बट इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था वो क्या था? अलेक्जेंडर के यहाँ पर आने से क्या इम्पैक्ट हुआ? ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुए. जो हिंदुस्तान के ईस्ट और वेस्ट पर जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुए, और ना सिर्फ वो कॉन्टैक्ट कल्चरली थे, ना सिर्फ यहाँ पे कल्चरल कॉन्टैक्ट से बस साथ साथ ट्रेड कॉन्टैक्ट्स भी इन लोगों के साथ डेवलप हुए और एक कम्युनिकेशन लोगों के दरमियान में शुरू हुई. कल्चरली द गंधारा आर्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑन इंडियन आर्ट. अगर आप हिंदुस्तानी आर्ट को देखें, इंडियन आर्ट को देखें, तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीक आर्ट का आपको इम्पैक्ट कहाँ पे मिलेगा? गंधारा सिविलाइजेशन में, क्योंकि आपने देखा कि वो वहाँ पर टेक्सला के इलाके को भी अलेक्जेंडर ने कॉन्क्वायर किया था. तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं पे इंडियन आर्ट में नज़र आएगा तो गंधारा के आर्ट में आपको ग्रीक आर्टिस्टिक टच नज़र आएगा. द ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन Indian astronomy is remarkable and the Greek influence on Indian coin is also evident. उसके साथ साथ इंडियन एस्ट्रोनॉमी या आप कहें इल्म नजूम पर और साथ वहाँ पर यूज़ होने वाले सिक्कों पर भी ग्रीक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है. Moreover, historians also established that a journals of Alexander married local women. इसके अलावा हिस्टोरियन का एक ख्याल ये भी है कि अलेक्जेंडर के साथ जो लोग आए थे, उसकी आर्मी के जो लोग थे, उन्होंने वहाँ की लोकल औरतों से शादी की. That is why the skin color of the people of this region is fairer than the people of inner subcontinent. इसीलिए जो उस इलाके में, जिन इलाकों में अलेक्जेंडर ने रहा, उसने जहाँ के जो इलाके कॉन्क्वेस्ट किए, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के इलाके थे, उन इलाकों के लोगों का रंग सफ़ेद है, साफ़ है, जबकि इनर सबकॉन्टिनेंट के लोगों को आप देखें तो उनका रंग डार्क नज़र आएगा. तो ये कुछ इम्पैक्ट्स थे अलेक्जेंडर के हिंदुस्तान पर हमले के बाद. अब आप अपना SLO अचीव कर चुके हैं, अलेक्जेंडर के बारे में आप पढ़ चुके हैं. अब अपना समर पैक पे होमवर्क देखें, विच इज़ एक्टिविटी नंबर 4. हेयर इज़ अ मैप गिवन. Pinpoint the area of northwestern India conquered by Alexander and also highlight his route of invasion. आपने उसका रूट ऑफ इन्वेजन देखा कि वो पर्शिया से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से इंडिया आया, और उसने कौन कौन से इलाके कॉन्क्वायर किए ये भी हम अपने इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. आपने करना ये है कि ये मैप आपके सामने है, आपने उस रूट को डिस्कस करना है. सबसे पहले जो रूट ऑफ इन्वेजन था उसका कि वो कहाँ से आया, और उसके साथ साथ उसने यहाँ पे जो इलाके कॉन्क्वायर किए आपने उनको भी मार्क करना है. इसके बाद अब अपना अगला होमवर्क अपनी टेक्स्ट बुक से देखें, विच इज़ क्वेश्चन A, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द सर्कल. MCQ नंबर 5 इज फ्रॉम विच साइड ऑफ इंडिया डिड अलेक्जेंडर इन्वेड. अलेक्जेंडर हिंदुस्तान के कौन से एरिया से, यहाँ पे आपने डायरेक्शन बतानी है कि वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ. इज इट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट. आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन. देन होमवर्क इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक अगेन. Write brief answer to the following questions. The question number 9 is what impact did the invasion of Alexander leave on India? हिंदुस्तान आने के बाद अलेक्जेंडर के क्या इम्पैक्ट हिंदुस्तान की कल्चर पर, उसकी आर्ट पर और उसके लोगों पर, हिंदुस्तान के लोगों पर अलेक्जेंडर का आना और उसका क्या इम्पैक्ट था, ये आप यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे. और आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ. थैंक यू सो मच फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज़.